प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 9 और 10 के जो पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है, खंड घ जो लेखन कौशल होता है, उसमें निबंध के 10 नंबर के निबंध के स्थान पर 5-5 नंबर की 2 नई चीज़ें ऐड की हैं। कक्षा 9 में अनुच्छेद के साथ लघु कथा लेखन है और कक्षा 10 में अनुच्छेद के साथ संदेश लेखन है। आज हम चर्चा करेंगे कि कोई भी अनुच्छेद या पैराग्राफ कैसे लिखना चाहिए। आपको एक सरल शब्दों में बता दूं, जैसे यहाँ जस्ट ऑपोजिट है। निबंध में आप क्या करते हैं, ने माने नहीं, बंध माने बंधन। जब आप किसी भी चीज को, किसी भी विषय को उसका वर्णन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए आप किसी बंधन में नहीं होते। आप खुलकर अनलिमिटेड लिख सकते हो, उसे हम निबंध कहते हैं। और जस्ट उन्हीं बिंदुओं पर, उन्हीं संकेतों पर जब आप उसको कंप्रेस करते हो, उसको छोटा लिखते हो, यानी कि जैसे निबंध जब बड़ा लिखते हैं तो उसमें सारी चीजें विस्तार से लिख देते हैं, लेकिन जब हम उसी को कंप्रेस करेंगे तो निबंध के जो सारे बिंदु हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करते हैं। अनुच्छेद में हम उसी को कंप्रेस कर लेते हैं, अगर सरल भाषा में आपको मैं कहूँ तो। लेकिन अनुच्छेद जिस विषय पर लिखा जा रहा है उसके जो मुख्य बिंदु हैं, जो आप कहना चाहते हो, वो चीज उसमें मिस नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन की परिभाषा के रूप में मैं आपको बता सकती हूँ, किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए, किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। देखिए, किसी भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए या उससे संबंधित कोई चीज जब आप लिखते हैं तो लघु वाक्य समूह वाक्यों का समूह, और वो कैसा होता है, लिमिटेड होता है, लघु होता है, छोटा होता है, उसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को जब हम संक्षिप्त यानी कि कम शब्दों में किंतु सारगर्भित का मतलब मीनिंगफुल ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है, उस लेखन शैली को हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी के पैराग्राफ शब्द का ही हिंदी पर्याय है और अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है, यानी कि निबंध बड़ा हो गया और अनुच्छेद जस्ट उसका छोटा हो गया। इसमें हम किसी भी विषय के पक्ष में 80 से लेकर 100 या 100 से लेकर 125 तक के शब्दों में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा, अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं, यानी कि जितना भी पैराग्राफ आप लिखोगे वो इंडिपेंडेंट होगा और पूरा होगा जिस विषय पर आप लिखेंगे। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में। एक अच्छे अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है, यानी कि उस विषय से संबंधित आप जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप देने वाले हैं वो आप कहाँ देते हैं, पैराग्राफ के एंड में देते हैं। अब देखिए हमें अनुच्छेद लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम अनुच्छेद लेखन से पहले उसकी रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि हमें लिखने चाहिए। कुछ प्रश्न पत्रों में पहले से ही रूपरेखा, संकेत बिंदु दिए जाते हैं। आपको उन्हीं रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखना होता है। आप निबंध में भी संकेत बिंदुओं के आधार पर ही निबंध लिखते थे, याद करिए। वैसे ही आपको संकेत बिंदुओं को फॉलो करते हुए आपको निबंध लिखना होगा। अनुच्छेद में विषय के किसी एक पक्ष का वर्णन करें, यानी कि आप जिस टॉपिक पर अनुच्छेद लिख रहे हैं आपको उसी का पक्ष लेना है, यानी कि आप उसके बहुत ज़्यादा पहलुओं पर विचार ना प्रस्तुत करें। उसका रीज़न एक ही है कि हमारे पास शब्दों की सीमा लिमिटेड होती है और हमें संक्षेप में अनुच्छेद लिखना होता है। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि समीक्षक या पढ़ने वाला आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सके। बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग आप उसमें करें। एक ही बात को बार बार ना दोहराएं, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड ही वर्ड्स हैं जिसको हमें अनुच्छेद में लिखना है, और अगर हम रिपीटेशन करेंगे तो हमारी बात जो मुख्य बिंदु है वो संदेश हम अपने पाठकों तक दे नहीं पाएंगे, हम अपने एग्जामिनर तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय से ना हटें।
आपको बहुत अधिक एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, लेकिन टू द टॉपिक लिखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। भले ही संक्षेप में अपने अनुच्छेद को पूरा करना है, परंतु आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप अपने विषय से ना भटक जाएं। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। ऐसा करने से आप अपने अनुच्छेद में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें लिखने की ओर ध्यान दे पाएंगे। शब्द सीमा आपको ध्यान में रखनी है। देखो, जब हमारे पास लिमिटेड चीज़ें होती हैं तो हम उसको बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो शब्द हैं, हमें उन्हें बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारा पैराग्राफ की लिमिट हमारी बहुत सीमित है, उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई बात विषय से अलग लगे और पढ़ने वाले का ध्यान विषय से भटक जाए। यानी कि हमारा जो पैराग्राफ है टू द टॉपिक होना चाहिए। विषय से भटकी हुई अन्य चीज़ों को हमें उसमें शामिल नहीं करना है। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इससे आपका अनुच्छेद बहुत अधिक प्रभावशाली और रोचक लगेगा। आप जब निबंध लिखते थे उसमें भी आप कोट्स डालते थे, स्लोगन डालते थे, कोई भी नारा डालते थे, किसी ने कोई बात कही है वो भी आप यूज़ कर सकते थे। उन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हो। सूक्ति कहते हैं कि बहुत कम शब्दों में जो बड़ी बात कही जाती है, जैसे परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो यह एक लाइन में बहुत बड़ा मैसेज है कि दूसरों का भला करने से अच्छा कोई और धर्म नहीं है, उसके समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष में समझ आ जाना चाहिए, यानी विषय हम जिस पर लिख रहे हैं हमारे पाठक को वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। अब देखिए हमारे अनुच्छेद में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। पहली विशेषता कि अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है, इसमें अन्य विचार नहीं रहते। अनुच्छेद हमारा बार बार रिपीटेशन नहीं होता एक ही बात का, और जिस टॉपिक पर हम अपने अनुच्छेद को लिखते हैं उसी को हम स्थान देते हैं, अन्य विचारों को स्थान नहीं देते। अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है। हमें पता है कि हम किस टॉपिक पर अपना पैराग्राफ लिख रहे हैं, हमारा एंड में मैसेज क्या है, हम क्या उद्देश्य लेकर इस पैराग्राफ है, अनुच्छेद है, उसको लिख रहे हैं। तो हमें उस उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है, यानी कि जो बातें एप्रोप्रिएट नहीं हैं हमारे पैसेज के हिसाब से उन्हें हम यूज़ नहीं करते, लेकिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण बातों को ही अनुच्छेद में रखा जाता है। यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही हम अपने अनुच्छेद में रखते हैं, क्योंकि हमारी वर्ड लिमिट जो है वो बहुत सीमित होती है, हम उसमें बहुत सारी बातें नहीं कह सकते। तो हम शब्दों का ऐसा चुनाव करें कि कम शब्दों में, कहते हैं ना कि तार को ही चिट्ठी समझना, तो हम यहाँ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो बहुत लिखने में तो छोटे हों लेकिन अपना विराट अर्थ प्रकट करते हुए होने चाहिए। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठे हुए हों, संबंधित होते हैं, और छोटे वाक्य और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी कि एक अच्छा अनुच्छेद हमारा गठा हुआ होता है, उसमें टू द टॉपिक बात कही जाती है और आपस में इंटरकनेक्टेड वो वाक्य हमें दिखते हैं कि ये इस विषय से संबंधित हैं। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए और किसी को समझने में कोई परेशानी ना हो। स्टार्टिंग, मिडिल और एंड। आप जानते हो जब कोई चीज़ शुरू होती है तो उसकी हम प्रारंभिक अवस्था बताते हैं, मध्य में आकर उसकी बढ़ने की अवस्था बताते हैं और अंत में हम उसे कंक्लूड कर देते हैं, हमारी बात मैसेज के थ्रू चली जाती है। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है, किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। अब देखिए, अनुच्छेद का नाम ही है पैराग्राफ, जो छोटा होता है, लेकिन वो कितना छोटा है और कितना बड़ा है और उसका अर्थ कितना बड़ा जा रहा है, ये हमारी विषय वस्तु यानी कि कंटेंट जितना बढ़िया होगा उस पर डिपेंड करता है कि हम कम शब्दों में भी कितनी बड़ी बात को कह सकते हैं। लेखन के संकेत बिंदु के आधार पर विषय का क्रम तैयार करना चाहिए। जैसे निबंध में संकेत बिंदु आपको दिए जाते थे, ऐसे ही आपको परीक्षा में भी संकेत बिंदु दिए जाएंगे। इसलिए आप अभ्यास कीजिए कि आप उन्हीं संकेत बिंदुओं को फॉलो करते हुए अपनी बात को पैराग्राफ में कहें। अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा इजी हो, क्लियर हो, राइटिंग भी आप बहुत अच्छी लिखिएगा ताकि आपका जो पैराग्राफ है वो आपको, देखिए आपको पता है अनुच्छेद आना है, आपको ये पता है कैसे वर्णन होगा, तो आपका सिर्फ अभ्यास है जो आपको 5 नंबर और 1 नंबर में
अंतर करा देगा। यानी कि आप थोड़ा सा भी अगर अभ्यास करेंगे तो आपका ये 5 अंक का तो श्योर है, पत्र आपको पता है, लघु कथा आपको पता है, संवाद आपको पता, 20 नंबर का पेपर आप आउट ही समझिए। तो 20 नंबर आपके पूरे पूरे हाथ में है, आपको पता है ये चीज आएगी और ऐसे हमें करनी है। तो टॉपिक कोई भी आए, आप अपनी सोच के दायरे को खुला छोड़िएगा। आप जिस विषय पर अनुच्छेद लिखने वाले हो या लघु कथा लिखने वाले हो, तो आप अपनी सोच को आउट ऑफ द बॉक्स रखिएगा। पूरा अपने आसपास सारे सब्जेक्ट से गुजरते हुए जो चीज़ें आपको उससे रिलेटेड लगती हैं, उससे जुड़ी हुई लगती हैं, उन चीज़ों को आप उनमें शामिल कीजिएगा। अब मैं कुछ उदाहरण आपको देती हूँ। जैसे अनुच्छेद लिखे हैं, ये बहुत छोटा अनुच्छेद है, तो आप इसमें वर्ड लिमिट जो भी एग्जाम में आए आप उसके हिसाब से करिएगा। देखिए, विषय है हमारा वन और पर्यावरण का संबंध। वन यानी कि जंगल और पर्यावरण हमारा एनवायरनमेंट। तो संकेत बिंदु इसमें दिए हैं, वन प्रदूषण निवारण में सहायक, वनों की उपयोगिता, वन संरक्षण की आवश्यकता और वन संरक्षण के उपाय। इन चारों बिंदुओं में हम अपने पैराग्राफ को खत्म करेंगे। वन और पर्यावरण का बहुत गहरा संबंध है। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के 33% भाग को अवश्य हरा भरा होना चाहिए। वन जीवनदायक हैं, ये वर्षा कराने में सहायक होते हैं, धरती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। वनों से भूमि का कटाव रोका जा सकता है, वनों से रेगिस्तान का फैलाव रुकता है, सूखा कम पड़ता है, इससे ध्वनि प्रदूषण की भयंकर समस्या से भी काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। वन ही नदियों, झरनों और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों के भंडार हैं। वनों से हमें लकड़ी, फल, फूल, खाद्य पदार्थ, गोंद अथवा अन्य सामान प्राप्त होते हैं। आज भारत में दुर्भाग्य से केवल 23% वन बचे हैं। जैसे जैसे उद्योगों की संख्या बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वनों की आवश्यकता और भी बढ़ती जा रही है। वन संरक्षण एक कठिन एवं महत्वपूर्ण काम है। इसमें हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और अपना योगदान देना होगा। ये देखिए मैसेज जा रहा है एंड में, हम यही तो बता रहे हैं कि वन कितने इम्पोर्टेंट है और सबको योगदान देना होगा। अपने घर, मोहल्ले, नगर में अत्यधिक संख्या में वृक्षारोपण को बढ़ाकर इसको एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना होगा। तभी हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख पाएंगे। हम कब रख पाएंगे? जब हम सब मिलकर वनों के लिए कार्य करेंगे। अब देखिए, एक और आपको उदाहरण देती हूँ, अभ्यास का महत्व, यानी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब हम इस पर अब इसमें संकेत बिंदु आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से इसको फ्रेम कर रहे हैं। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो किसी भी कठिन कार्य को किया जा सकता है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है। उस बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की थी। उसी प्रकार वरदराज ने, जो कि एक मंद बुद्धि बालक था, निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। आप कालिदास का यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं कि नितांत मूर्ख व्यक्ति ने कैसे माँ काली की स्तुति की और कैसे उन्होंने वेदों का पाठ करके अपने आप को एक ऐसा साहित्यकार बनाया जिनके जैसा अभी तक क्या, अब तो होने से ही रहा, जिनके जैसा कोई भी नहीं हो सकता। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि एक मूर्ख से ऐसा विद्वान पैदा होना कि जिसके जैसा दूसरा कोई विद्वान है ही नहीं। निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। उन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत भी बनी, करत करत अभ्यास नित या अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। यानी जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। आपने देखा होगा कि पानी की एक बूंद में कितनी ताकत होती है, लेकिन लगातार जब वो नल से टपकती है तो जिस जगह पर वो गिरती है उस जगह वो निशान बना देती है। आप सोचिए कि एक ही जगह जब रोज चोट मारी जाएगी, लगातार चोट मारी जाएगी, तो एक ना एक दिन उसमें परिवर्तन आएगा ही आएगा। और उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय पर निरंतर अभ्यास करें तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सरलता से उस विषय में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे।
इसीलिए कहा भी गया है परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ये हमारा कीवर्ड हो गया, इसे हम सूक्ति कहते हैं, जो कम शब्दों में बात को कही जाती है। अब देखो ये छोटी सी बात है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अब आप सोचिए ये चाबी है कि यदि आप मेहनत करेंगे तो लाइफ में ज़रूर आप सफल हो सकते हैं। इसीलिए आप भी अभ्यास कीजिए ताकि आपको आपके अनुच्छेद लेखन में पूरे अंक प्राप्त हो। 5 अंक का होगा ये। आपको इसमें 3 प्रश्न मिलेंगे, 3 में से कोई एक आपको करना होगा। तो आपके पास चॉइस भी 2 की होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छा अभ्यास लेखन कर पाएंगे। क्योंकि 5 अंक आपके हाथ में है, आपकी थोड़ी सी एफर्ट की ज़रूरत है, तो आप निश्चित ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपका कोई क्वेरी हो, आपका कोई कुछ प्रश्न बाकी रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे पूछें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।